हेलो गाइस। तो आज हम बात करते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के बारे में। तो क्या आप इसे अचीव कर सकते हैं? क्या ये यूनिवर्सली एग्जिस्ट करता है? अगर टेम्परेचर की बात करें बेसिकली, तो इसकी डिस्कवरी हमारी सेल्सियस सेल्सियस से स्टार्ट होती है। जब एंडर सेल्सियस जो हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया इसके बारे में। उन्होंने वाटर को यानी पानी को एक स्टैंडर्ड पैरामीटर लेके इस अपना एक स्केल बनाया, जिसके उन्होंने सेंटीग्रेड यानी पहले जो सेल्सियस स्केल था, इसको हम सेंटीग्रेड स्केल कहते थे। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई कि उन्होंने वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लिया और 0 to 100 एक बॉइलिंग पॉइंट तैयार किया, ठीक है, जिस 100 डिग्री जिस पॉइंट पर पानी जो है बॉयल हो जाता है। तो उन्होंने एक 0 to 100 स्केल तैयार किया, जिसको बोला सेंटीग्रेड स्केल। दैट वाज लेटर कॉल्ड द सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि सेल्सियस स्केल जो है वो किसी भी सरफेस का या किसी भी मेटल लिक्विड या किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस का वो टेम्परेचर डिफाइन करता था विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। यानी अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर ठंडा है, पानी से ज़्यादा, बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा है, तो इट विल गो इन द नेगेटिव, ठीक है। मतलब कि सेल्सियस स्केल जो है दैट हैज़ अ रेंज इन नेगेटिव टू द पॉजिटिव इन एन इंडेफिनिट इंटरवल्स, ठीक है। तो सेल्सियस जो है वो नेगेटिव में भी बहुत जा सकता है, पॉजिटिव में तो आप इंडेफिनेटली कितना भी बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्स में आप किसी भी चीज़ को हीट दीजिए, उसका टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्स में स्टार्स का टेम्परेचर ट्रिलियन डिग्रीज में है, ठीक है। पर बात जहाँ पर आती है टेम्परेचर घटाने की, तो यूनिवर्स में आप किसी भी चीज़ का कितना टेम्परेचर कम कर सकते हैं, इसकी क्या लिमिट है और कैसे डिसाइड किया जाए। तो लॉर्ड कैल्विन जो थे, उन्होंने एक स्केल डिफ़ाइन किया अपना ही। उन्होंने अलग से कोई पैरामीटर्स नहीं लिए। उन्होंने कहा कि इस सेल्सियस स्केल पे ही वो अपना एक अलग स्केल बनाते हैं, जिन्होंने एक ज़ीरो पॉइंट लिया। ज़ीरो पॉइंट क्या था कि वर्ल्ड में या पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं होगा जो इस ज़ीरो से नेगेटिव जा सके। मतलब कि कैल्विन जो है, केल्विन स्केल पर कोई भी चीज़, कोई भी टेम्परेचर हमारा नेगेटिव में नहीं जा सकता। एवरीथिंग, द कोल्डेस्ट द कोल्डेस्ट थिंग, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट थिंग विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड इट विल गो टू द इन्फिनिट, ठीक है। तो अगर हम बात करें केल्विन की, तो उन्होंने ज़ीरो केल्विन क्या माना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब कि एब्सोल्यूट मतलब इससे जो भी टेम्परेचर होगा वो हायर ही होगा, एंड दिस इज़ द लोएस्ट और मिनिमम टेम्परेचर दैट एनी ऑब्जेक्ट कैन अचीव, ठीक है। तो वो अचीव कैसे किया जाए। अब बात यह है कि अचीव करने के लिए हमको टेम्परेचर देखना पड़ेगा कि ये होता क्या है। टेम्परेचर इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स दैट आर वाइब्रेटिंग इन एनी सब्सटेंस। मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको एटॉमिक लेवल पर देखेंगे, माइक्रो लेवल पर, तो उसके अंदर वाइब्रेशंस हो रही हैं, उनके अंदर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जिससे वाइब्रेशन से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उससे हमारी एनर्जी डेवलप हो रही है, और वही क्या बना रही है, टेम्परेचर, ठीक। बट अगर आप टोटल एनर्जी की बात करें, तो वो क्या होगी, हीट एनर्जी। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितनी हीट एनर्जी है, तो वो क्या होगा, इट इज़ द टोटल सम ऑफ ऑल द एटम्स जिनकी एनर्जी हम कंबाइन करते हैं, एंड इट डिफाइंस द टोटल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, हीट, इट इज़ हीट एनर्जी विच इज़ कंटेन्ड बाय all the elements in an atom, in a substance. But temperature क्या होगा, temperature is the एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज क्यों कह रहा हूँ मैं, कि मान लीजिए हमारे पास एक पानी का ग्लास है, ठीक है, और उसको हम यानी या फिर पानी का एक हमारे पास जग है, उसको हम अगर गर्म करते हैं, तो क्या होगा कि पानी जो है वो पहले जो सरफेस पे होगा वो गर्म होकर इवेपोरेट होगा, उसके बाद जो बीच वाला पानी है वो गर्म होकर वाष्पीकरण होगा, फिर जो नीचे पानी है उसका वेपराइजेशन होगा। ऐसा नहीं होता कभी भी कि हमने पतीले में पानी गर्म किया और वो सारा का सारा एक साथ उड़ गया। ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे एक मैक्सवेल सर थे, ठीक है। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उन्होंने इस चीज़ के बारे में डिस्कवर किया कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी अलग अलग लेवल पर, अलग अलग लेयर पर वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है। जो हमारे सरफेस पे के एयर के कांटेक्ट में हैं, उनमें वाइब्रेशंस ज़्यादा हो रही हैं, उनके अंदर जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। तो वो पार्टिकल पहले, अगर उनको हम थोड़ी सी भी हीट देंगे, तो वो जल्दी इवेपोरेट होके वेपर बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जिनके जिनके पास एनर्जी कम है, मतलब जिनके अंदर एनर्जी कम है, वाइब्रेशंस उनके अंदर कम है, वो ज़्यादा हीट मांगेंगे। और जो सबसे नीचे पानी है उसके अंदर वाइब्रेशंस बिल्कुल कम है, एटम्स बहुत स्टेबल हैं,
तो वो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए इवापोरेट होने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट होती हैं एक फिजिकल बॉडी के अंदर ही, मतलब एक स्टेट के अंदर ही, वाटर ले लो या सॉलिड ले लो या गैस ले लो, गैस के अंदर भी जो सबसे आउटर लेयर होगी किसी भी कंटेनर के अंदर, वहाँ पर प्रेशर हमारा सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पर एटम्स के अंदर वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होंगी, और जो हमारे सेंटर में एयर होगी वो बहुत डेंस होगी। तो ये चीज़ हमारी, जब मैक्सवेल ने डिफ़ाइन किया इस चीज़ के बारे में, बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग लेयर्स में अलग अलग है पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस का। तो इसी के बिहाफ पे हमने ये देखा कि जो टेम्परेचर है उसमें भी वेरिएशंस हैं। अब टेम्परेचर जो है, अगर हम उसको घटाना चाहते हैं तो कैसे घटाया जाए? तो टेम्परेचर को घटाने का तरीका क्या है कि अगर आपका कोई भी सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर घटाना है, तो इसके चारों ओर आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जिसका तापमान इससे कम हो। यानी अगर आपका पानी जो है वो 100 डिग्री पर गर्म है, तो इसको ठंडा करने के लिए इसके चारों तरफ 100 डिग्री से ठंडा इन्वायरमेंट होना चाहिए। आप जो है किसी भी खाने को फ्रिज में रखते हैं, वो थोड़ा सा गर्म है। अब फ्रिज के या हमारे एसी के जो कंडेंसर्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं? वो एयर को खींचते हैं और वो एयर के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने का मतलब वो उनके बीच के जो वाइब्रेशंस हैं वो उनको कम करते हैं। उनके एयर के मॉलिक्यूल्स को वो खींच कर दूर करते हैं, जिससे वो हीट एनर्जी उनसे खींची चली जाती है, और वो कहाँ चली जाती है? आपके फ्रिज के, रेफ्रिजरेटर के पीछे देखा होगा आपने, बिल्कुल गर्म मिलता है। तो जो आपका खाना कभी गर्म होता था, वो कंडेंसर्स ने, जो कंप्रेसर्स थे, वो हीट एनर्जी उन्होंने खींची और वो बाहर भेज दी। तो इसी प्रिंसिपल पे हम हीट एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की कम करते गए करते गए करते गए, और आप ये देखते हैं कि कितनी एनर्जी हम कर सकते हैं कम। मतलब वाटर के जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है, बट केल्विन स्केल पे अगर हम जाएं तो वो सेल्सियस से भी हम नेगेटिव में जा सकते हैं, और -272 तक। मान लीजिए अगर आपने किसी भी सब्सटेंस की हीट रिमूव की, और चारों तरफ आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते गए जो आपसे, जिस चीज़ की आप हीट निकाल रहे हैं वो उससे ठंडा ही है, तो आप हीट रिमूव करते गए करते गए करते गए, और आपने अचीव कर लिया 1 केल्विन, यानी -272 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इतना ठंडा आपने उसको कर दिया। बट क्या होगा अगर आप क्वांटम लेवल पर बात करें, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, तो उस सब्सटेंस के अंदर अभी भी कुछ ऐसे एटम्स बाकी होंगे जो वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो उन वाइब्रेटिंग एटम्स से कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा और वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो उस 1 केल्विन की हीट को आप अगर निकालना चाहते हैं, अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का अचीव करना चाहते हैं, तो आपको उसके चारों ओर एक ऐसा सा एनवायरनमेंट चाहिए जिसका टेम्परेचर उससे लो हो। अब 1 केल्विन से लो अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर है, तो दैट इज़ ऑलरेडी 0 केल्विन, जो हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसकी अगर हम सब्सटेंस की अगर हम हीट रिमूव करना चाहते हैं, तो दैट हीट विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के पास अगर वो हीट ट्रांसफ़र हो गई, तो यहाँ पर ये जो ठंडा एनवायरनमेंट बनेगा, इसकी अगर सारी हीट निकल गई, तो इस ऑब्जेक्ट की हीट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो वो फिर इससे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो एक इक्विलिब्रियम हमारा नहीं बन पाएगा। इसीलिए थ्योरेटिकली हमने अचीव किया हुआ है 273, जो है माइनस में सेल्सियस स्केल पर, दैट इज़ 0 केल्विन, बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज़ कॉल्ड द 0 केल्विन इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एट ऑल टिल टुडे, ठीक है। आज तक हम ये अचीव नहीं कर पाए हैं। बट नाउ अगर हम इसकी और डेप्थ एनालिसिस करें और डेप्थ स्टडी में जाएं, तो क्वांटम फिज़िक्स जहाँ पर आती है, क्वांटम फिज़िक्स ये कहती है कि यूनिवर्स में कुछ भी हमारा स्टेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा कोई एटम है, अगर उसकी हमने सारी एनर्जी भी निकाल ली, तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते रहेंगे, उनके अंदर कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते रहेंगे, एंड दैट वाइब्रेशन will keep on adding energy, or it will keep on increasing the temperature that is not possible to withdraw at all। मतलब हम कंप्लीट एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की हमेशा के लिए नहीं निकाल सकते। अब
एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर, जिन्होंने एक डुअल नेचर के बारे में बताया पार्टिकल के, कि अगर हम क्वांटम लेवल पर देखते हैं तो हमारा जो एटम्स हैं वो एक डुअल नेचर की तरह बिहेव करते हैं। एक वेव नेचर होता है पार्टिकल्स का, जिन्होंने उसके बारे में बताया कि अगर हम क्वांटम लेवल पर बात करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करें, तो वहाँ पर एक जो एटम है वो वेव नेचर की तरह भी फंक्शन करता है। ठीक है, मतलब एटम खुद ही एक वेव की तरह बिहेव करता है, जो जिस जो वेव्स हैं वो उस एटम के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं उनको फंक्शन कर रही हैं। ठीक है, तो जो वो फंक्शन है वेव फंक्शन, वो एटम का, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा कि जब भी आप किसी एटम की वाइब्रेशंस को कम करना चाहोगे तो जो उसका वो वेव फंक्शन है उसकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। अब वेवलेंथ बढ़ने का मतलब क्या है कि आप उसका एनर्जी रिमूव कर रहे हैं, आप उसकी एनर्जी रिमूव करते जा रहे हैं, तो उसकी वाइब्रेशन जो है उसके वेव फंक्शंस की वो कम होती जाएंगी। अब वाइब्रेशन कम होगी तो उसकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब क्या है कि जो उसके वेव फंक्शंस हैं, वेव्स हैं, उनकी जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। अब कोई अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है गैसेस का या लिक्विड का या किसी भी चीज़ का, जिसमें आपके ऐसे एटम्स हैं जो एक वेव की तरह मूव कर रहे हैं, यानी वो एटम्स खुद ही जो पार्टिकल्स हैं दे आर बिहेविंग एज अ फंक्शन ऑफ वेव, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे जब आप उनकी वाइब्रेशंस कम करोगे यानी उसके अंदर से एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट करोगे, तो दे विल बिहेव एज अ कोहेरेंट फंक्शंस ऑफ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब एक टाइम ऐसा आएगा आप वाइब्रेशन कम करते जा रहे हो तो वो वेव लेंथ जो है वो स्ट्रेच होती जाएगी और वो बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, जितने भी आपके पास एटम्स हैं उस सिस्टम के अंदर या उस ऑब्जेक्ट के अंदर, या मान लीजिए आपके पास एक गैस का कोई सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं, अगर आप उनसे एनर्जी निकालते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उन पार्टिकल्स की जो सारी वेवलेंथ हैं वो स्ट्रेच होते होते एक साथ अलाइन हो जाएंगी, जीरो वाइब्रेशंस हो जाएंगे, ऑलमोस्ट जीरो वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ज़ीरो हो जाएंगी, इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गया। रेजिस्टेंस ज़ीरो होना इसका मतलब कंडक्टेंस सुपर हो जाएगी, कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जहाँ पर आपकी कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आपने हीट उसके अंदर से पूरी निकाल ली, तो वो क्या बन गया आपका सुपर फ्लूइड। और सुपर फ्लूइड स्टेट जो होगी आपकी, वो क्या होगी, जो हमारे एटम्स हैं दे विल बिहेव लाइक अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, और जो आपका पहले मटेरियल था, यानी आपका जो सब्सटेंस था, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले थी, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, बिकॉज देयर एटम्स आर बिहेविंग लाइक अ न्यू फंक्शन, न्यू स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ्स हैं वही एक दूसरे से अलग होके वो एक नए मैटर की तरह बिहेव कर रही हैं। एंड दिस स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मतलब कि आपने उसको इतना कंडेंस कर दिया है कि उसका जो वेव फंक्शन है, जो मैटर जिस तरह से पार्टिकल्स आपस में टकरा के बिहेव कर रहे थे, वही कंप्लीटली चेंज हो जाएगा है। तो दिस स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ न्यूली फॉर्म्ड इज कॉल्ड द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो आप जो ये सब्सटेंस बना है इसको हम कहते हैं सुपर फ्लूइड्स, एंड द सुपर फ्लूइड्स विच इज़ फॉर्म्ड नाउ इज़ ऑफ हाई कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर आप इसके बीच में रेजिस्टेंस इतना कम है कि अगर आप कुछ भी इसके अंदर से पास करेंगे तो इट विल गो ऑन पास थ्रू विदाउट एनी रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप साउंड की स्पीड से जा रहे हैं और उस लिक्विड स्टेट के अंदर अगर आपकी सुपर कंडक्टिंग फ्लूइड स्टेट है, तो उसके अंदर आप एयर की स्पीड से जा सकते हैं लिक्विड के अंदर, इफ़ इट इज़ इन सुपर कंडक्टिविटी स्टेट, सुपर फ्लूइड स्टेट। ठीक है, तो सुपर फ्लूइड्स आपके ऐसे होते हैं कि जिनमें आपकी कंडक्टिविटी इट इज़ इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। ठीक है, तो जैसे आपकी एयर के अंदर साउंड की कंडक्टिविटी है, ठीक है, साउंड की जो स्पीड है उससे भी आपकी फास्ट जो है उसके अंदर कंडक्टिविटी होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हमारी अलग अलग होती हैं। तो दी सुपर फ्लूइड्स
और ऑल्सो यूज्ड इन द जो आपके ये होते हैं एमआरआईज में यूज़ होते हैं, जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं इनको बनाने के अंदर। एंड अब तक जो है आपका एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर अचीव नहीं किया गया है, ठीक है। तो दिस इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टिल टुडे एंड साइंटिस्ट आर स्टिल सर्चिंग टू फाइंड समथिंग। बट अगर यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में जो नेबुला हमारा है, ठीक है, एक नेबुला है, तो दैट हैज़ almost equivalent to the 273 -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो अब तक का कोल्डेस्ट है। एंड द कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर अचीव्ड इज ऑन द अर्थ प्लैनेट, दैट इज इन द लेबोरेटरीज। उससे ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर आज तक कहीं अचीव यूनिवर्स में हमने नहीं देखा है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, ठीक है। तो if you have any doubt, to mention in the comment section. Thank you.